तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बैठकी। तो मुद्दा ये स्टार्ट हो रहा है भैया आज मिडिल ईस्ट से। ट्रम्प साहब कहे कि ईरान को हमारे गोला बना देंगे पाषाण युग का। तब पत्थर से आग जलाएगा, उसके बाद खाना बनाएगा। लेकिन तब तक फोन पहुंचा बाकी कंट्रियों का कि गुरु महाराज, आप तो बम मार के चले जाएंगे, जब ईरान बम मारेगा तो अब हमको बचाएंगे नहीं और अब चक्कर हो जाएंगे। पिछले 60 साल से आप हमसे चुंगी वसूल रहे हैं पेट, पेट्रोडॉलर के नाम पे, और सिक्योरिटी के नाम पे आप हमको दिखा दे रहे हैं ठेंगा। एक को तो आपकी मिसाइल विसाइल काम नहीं कर रही है, सब गिर रहा है हमारे घरों पे, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिर रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और हम जो बनाए हुए हैं एम्पायर, इसके आप एल लगा रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा टाइम दीजिए ईरान को, मीडिएट करवाइए भाई मुद्दा। यूएई थोड़ा डिफर करता है, लेकिन अब ग्रेटर गुड के लिए वो भी यही बोल रहा है। तो फिर यार उन्होंने बात टाल दी है। और हमको इससे समझ में आया कि भाई पाकिस्तान मीडिएशन करवा ली, कोनो फायदा तो हुआ नहीं। उनके डिप्टी आए थे यहाँ पे, ईरान से भी लोग आए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में न्यूज़ आ गई कि पाकिस्तान ने ईरान के प्लेन रखे हुए थे। सो कॉल्ड न्यूज़ है, मैं तो पूरा तरह विश्वास नहीं करता, बट ये न्यूज़ आई मीडिया आउटलेट्स में। उसके बाद धड़ाधड़ लीक होने लगे। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो हमको लगता है कम से कम 2 से 3 सीआईए के पुराने पेपर्स लोग कह रहे हैं लीक हुए हैं, जिसमें एक इमरान खान जी के बारे में है कि कैसे उनको सत्ता से हटाया गया। वहाँ का एक एम्बेसडर बोल देता है यहाँ के किसी जनरल को कि भाई इनको हटवाइए वरना साहब का हम चुंगी रोक देंगे। और ईरान का कुछ आया मीडिएशन का। उसके बाद फिर आया कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर स्पेस दिया था ड्रोन हमलों के लिए, और कैसे वो गो हेड देता था। तो एक चेंज दिख रहा है, या कह लीजिए इसको एक टैक्टिक्स है प्रेशराइज करने की पाकिस्तान को। आई डोंट नो, अभी तो भविष्य में पता चलेगा कि इसको कैसे देखा जा सकता है। क्योंकि जब वॉर स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो आप कर लेते हैं, एंड आपके हाथ में नहीं होता है। फिर दुनिया के सारे प्लेयर्स उसमें अपना गेम खेलते हैं। कहाँ से आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, कैसे अब माहौल चेंज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, किससे उसका फायदा हो सकता है। सॉरी। तो ये न्यूज़ें आ रही हैं, इस पे मैं भी नजर बजा रखा हूँ। आप लोग भी देखिए, इंटरटेनमेंट लीजिए, मजे लीजिए। वो न्यूज़ जिससे हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उनको मजे की तरह ही देखनी चाहिए। अब फर्क कहाँ पड़ रहा है पूछेंगे, काहे भैया हमारा पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है। तो भाई ये तो मैंने क्या कहा कि जिस पे नहीं पड़ रहा उस पे मजे लीजिए, इस पे आपको पड़ रहा है मत मजे लीजिए भाई। इस पे आपको कंसर्न भी होना चाहिए। और हमको लगता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ गुड मीडिएटर। और सऊदीज और अदर कंट्रीज मानेंगी कि इंडिया की बनिया कम्युनिटी, खास करके हमारे राजस्थान और गुजरात की कम्युनिटी जो है, इनसे अच्छा मीडिएटर कोई नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं हमारे मोटा भाई अंबानी साहब को लगाइए मीडिएशन में, 2 दिन में सबका हला भला करके बैठा देंगे। अमेरिका भी खुश, इसराइल भी खुश, ईरान भी खुश, मिडिल ईस्ट भी खुश। और उसमें 2 रुपये बचाओ लेंगे अपने लिए। पता चला हर कंट्री में 2-2 रुपये का अपने लिए रिफाइनरी लगा लिए। तो मीडिएटर ऐसा ही होना चाहिए जो मिडिल मार्ग लगा सके, ना कि ऐसा कोई जो रिजिड हो, उसे खुद की आइडियोलॉजी से, खुद की पार्शियलिटी से, खुद के पॉलिटिक्स से। तो एक हमारे क्या कहानी हम लोग नहीं सुने हैं कि बिल्ली और बंदर वाला। तो मीडिएशन तब हो ही सकता है जब वो बंदर हो, दो बिल्लियों की लड़ाई में। बाद में आखिर बिल्ली शांत शांत हो ही गई थी ना, जो रोटी के लिए बैठी है। दो स्टोरी ऐसे आती है, अगर आप लोगों ने सुनी हो, 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, बिलाल लड़ती हैं, हाँ अगर अवधि में कहा जाए तो। 2 बिलाल लड़ रही हैं रोटी के लिए, आधा तुम्हारा बड़ा मेरा बड़ा।
बर्नर आता है कि ठीक है, जो बड़ा पोर्शन में थोड़ा-सा हम काट खा लेंगे, बराबर कर देंगे। इस तरह वो दोनों में कहा कि नहीं अब ये बड़ा हो गया, नहीं अब ये बड़ा हो गया, नहीं वो तो आधी रोटी से ज़्यादा खा गया और दोनों बिल्लियों को फिर बाद में बहुत थोड़ा-थोड़ा मिला। लेकिन बाद में दोनों बिल्लियाँ संतुष्ट होके खा तो ली रोटी। हम लोग को ये पढ़ाया जाता था कि 2 बिल्लियों के में बंदर का फ़ायदा होता है। लेकिन इसको एक देखने का नज़रिया ये भी है कि अगर दोनों बिल्लियाँ बात मानने को तैयार नहीं हैं, तो भाई कोई बंदर जैसा ही आदमी होना चाहिए, शातिर, तभी दोनों को संतुष्ट करा पाएगा। अंतिम में बिल्लियाँ संतुष्ट होके कम मिला, लेकिन संतुष्ट होके खाई तो, अगल-बगल के लोगों को तो परेशान नहीं की। इसीलिए मीडिएटर भी एक ऐसा ही कंट्री होना चाहिए, जो बंदर जैसा हो, उसके अंदर चालाकियाँ हों। इसके लिए हमको अपने गुजराती और राजस्थान के व्यापारी बंधुओं से अच्छा कोई मीडिएटर नहीं लगता। इनके इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल, इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं और ये किसी के साथ पॉलिटिकली अलाइन्ड भी नहीं है। भाई ये मिडिल ईस्ट में भी इनके बिजनेस हैं, इनके ईरान से भी ये ब्लैक में अगर कहीं पेट्रोलियम मिल जा रहा होगा तो ले रहे होंगे, रशिया से मंगा रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं, अमेरिका में इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मोटा भाई जैसे लोगों से अच्छा मीडिएटर कोई नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। और हमें भी भैया सस्ता पेट्रोल मिलेगा। तो अगर सऊदी प्रेम सुन रहे हो तो मुश्किल है। तो अब सूर्य को दिया दिखाने वाली बात जैसी है, बट फिर भी आप लोग के जुगाड़-उगाड़ होए, पहुँच होए, अब हम जानते ही यूपी अवधि वालन के ऐसे कम जुगाड़ नहीं बा। अगर जुगाड़-उगाड़ होए त भेजा और हमारी बिल्ली बंदर वाली कहानियों तनी समझाया कि काहे के लिए बंदर ज़रूरी होता है। तो भाई बंदर बनना पड़ेगा अगर आपको ये मुश्किलें शांत करवानी है तो। ये बिना बंदर आए 2 बिल्लियों की लड़ाई शांत नहीं होगी और सब डिस्टर्ब रहेंगे इससे। अब डिस्टर्बेंस से याद आया, इज़राइल और लेबनान के बॉर्डर में फिर से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। इसको ऐसे समझिए कि हमको तो कभी-कभी लगता है कि जो ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है, इज़ जस्ट अ डिकॉय। जैसा डिकॉय है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई। जैसे ये एक डिकॉय है कि अफ़गानिस्तान का दिमाग ईरान की तरफ ना जाए या लेबनान की तरफ ना जाए, क्योंकि देखिए दोनों उसी आस-पास लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई हैं। हफ्ते भर का हमको लगता है अंतर इससे बड़ा अंतर नहीं है। उसी तरह अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, ईरान का दिमाग लेबनान की तरफ ना जाए। इज़राइल ने गाज़ा को जैसा भी था एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। एक काफ़ी बड़ा हर्डल हिज़्बुल्लाह की तरफ से आ रहा था। हिज़्बुल्लाह मतलब जो लेबनान साइड वाली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो वहाँ पे नॉर्थ इज़राइल की तरफ जो सटा हुआ लेबनान है, तो वहाँ से आ रहा था और वहाँ पे काफ़ी फायरिंग होती थी, लोगों को इधर आके रहना पड़ता था नॉर्थ इज़राइल से मूव करके, लोग खेती-वेती नहीं कर पाते थे, काफ़ी दिनों तक यहाँ रहते थे जब वो बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी तो। तो इज़राइल काफ़ी समय से एक बफर ज़ोन बनाना चाह रहा था। पूछेंगे बफर ज़ोन क्या होता है? तो ई समझा जैसे पाकिस्तान है पातर के, मैप वाइज़ उसी पतला है इज़राइल। तो इनके कंट्री के पास डेप्थ नहीं, जैसे इंडिया के पास क्या है डेप्थ है। भाई हम कह रहे हैं मान लीजिए आप घुस भी आए, मान लीजिए कभी ऐसा कोई कंट्री घुसता भी है, तो अब मान लीजिए पाकिस्तान में लड़ाई हो तो लोग कहते हैं कि कर देंगे, तो आप कितना दूर घुसोगे? आप राजस्थान से मान लो एंट्री करता है कोई, तो राजस्थान है, उसके बाद फिर सटा हुआ हरियाणा बॉर्डर है, फिर पंजाब बॉर्डर है, फिर यूपी का एरिया है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है। इधर नीचे डेप्थ कितनी है? भाई उधर से उठिएगा तो फिर ये है, फिर महाराष्ट्र है, फिर विंध्याचल की पहाड़ियाँ आ रही हैं, फिर ये पठार आ रहा है, फिर नीचे वेस्टर्न कोस्ट आ रहा है, फिर तमिलनाडु है। तो इतना डेप्थ मतलब टाइम टेकिंग काम है ना अगर कोई आए तो। समझिए सिंपल सा पैदल चलना। अगर कोई इज़राइल को क्रॉस करना चाहे दिन भर में पैदल चल के क्रॉस कर सकता है। एक
मोटाई में। इंडिया को नहीं कर सकते, इंडिया में पैदल चलने के लिए आपको लग जाएँगे महीनों। लोग करता है, महीनों ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो जैसे पाकिस्तान अपनी डेप्थ बढ़ाता है, क्रिटिकल डेप्थ, क्या करता है वो इंसर्जेंसी करता है हमारे यहाँ, सो कॉल्ड इंसर्जेंसी करता है मान लीजिए। हम ये भी बोल रहे हैं कि हम एकदम न्यूट्रल अगर हम बोल रहे हैं तो, भाई वो आपके पंजाब में इंसर्जेंसीज़ कराएगा, कश्मीर में कराएगा, अपना क्रिटिकल डेप्थ बढ़ाने के लिए। उसी तरह इज़राइल भी हमेशा से चाहता था कि उसके पास डेप्थ रहे ये। उसको उस साइड मिस्र से तो सिक्योरिटी मिल गई थी, उनकी ट्रीटी हो गई है। इराक से नहीं हुई थी उसकी। अब इराक में देखिए वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ पे रशिया चला गया, फट से इसने अपने क्रिटिकल दब्बा बना लिया। अगर जाके देखेंगे तो बफर ज़ोन बना लिया है उसने। जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसी टाइम बना लिया था उसने। अब वो लेबनान में वही करना चाह रहा है और हिजबुल्लाह का टेरिटरी भी वही था। तो वो क्रिटिकल डेप्थ बना रहा है अपने लिए, वो बफर ज़ोन रहेगा, कह देगा मिलिटारी ज़ोन है भैया यहाँ मत रहो, यहाँ कोई ऑपरेट नहीं करता, एन-तेन होगा बट उसको कह देगा कि ऑपरेट मत करो, वहाँ पे लोग नहीं रहते। लेबनान के साथ उसका अब हमको लगता है क्योंकि लेबनान गवर्नमेंट भी उसके साथ है, क्योंकि भाई लेबनान गवर्नमेंट हो सकता है परेशान हो गई रही हो हिजबुल्लाह से। तो ये सब चल रहा है। बट सीज़फायर होने के बाद फिर से ये होना हमको उचित नहीं लगता है, बट नथिंग इज़ फेयर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम फेयर और नॉन फेयर को डिसाइड नहीं कर सकते। एज़ अ न्यूट्रल भी हमको लगता है कभी-कभी नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स इज़ अ पर्सनल एंड सब्जेक्टिव मैटर। देयर इज़ नो न्यूट्रैलिटी ऑन दिस। एवरीवन इज़ डूइंग बेनिफिट फॉर देयर ओन। जैसे अब ट्रम्प जी का ही ले लीजिए। अब एज़ अ मैं बाहर होके देखूँ कि ट्रम्प जी को तो भाई ये तो केवल डिकॉय जैसे काम कर रहे हैं। ईरान उलझा रहे, ईरान परेशान रहे, उसको लेबनान में इज़राइल को मौका मिले। लेकिन ट्रम्प को फ़ायदा हो रहा है इससे। जो चुनाव वहाँ पे भी लोग बता रहे हैं, प्राइमरीज़ के चुनाव हुए हैं, उसमें ट्रम्प की पार्टी को फ़ायदा हुआ है, उनके कैंडिडेट जीते हैं। और कुछ समय पहले तक ईरान के चुनाव के पहले तक ये कहा जा रहा था, जब उनका वो चल रहा था, सबके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे ट्रम्प साहब, तो ये था कि भाई उनकी पार्टी जीतेगी ही नहीं। मध्यवर्ती चुनाव जिनके यहाँ लोग बोलते हैं, जिनके यहाँ कुछ सीटों का फेरबदल होता है, जिसमें कांग्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा हमको मतलब बेसिक अमेरिकन सिस्टम का नॉलेज है, बट बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है। और लोग बनाए होंगे वीडियो, देख ला उनका का था, हमें नहीं पता इसे सर। तो इससे ये उनको ये फ़ायदा हुआ, अभी न्यूज़ आ रही है कि भाई उनके कुछ कैंडिडेटों को बेनिफिट हो रहा है, जो वो लग रहा था कि हर जगह हार जाएँगे। तो ये भी मुद्दा है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ न्यूट्रल, आई कांट से व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट नॉट करेक्ट। हम केवल बता सकते हैं ये हो रहा है, ये मेरे एज़ अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ये चीज़ें करी जा सकती थी या ये चीज़ें हो रही हैं। बट ये सबके लिए डिफरेंट है, सब उसको अलग तरीका से देखेंगे, तो मैं सिर्फ़ यही यहाँ बता रहा हूँ कि ये होता है। अब जैसे जेकर देखे कोई देख ले और जानता ही 10 जने देखे वाला है, तो मैं बहुत ऐसा नहीं दिमाग लगावत हई। तो इसमें सुनता और नहीं सुनता, बाकी ससुर के देखता है। भाई पेट्रोल डीजल लेकिन दाम इंडियम बढ़ा है, चुनाव के बाद कुछ रुपया बढ़ा रहा, हमको लगा फिर कुछ पैसा बढ़ा है और बढ़े। जब तक मीडिएशन नहीं हो जाता तब तक बढ़ेगा ये और। राहुल गांधी जी ने एक अच्छा काम किया है आज। एक मूर्ति का उन्होंने ओपनिंग की है, अब शब्द हमको नहीं आ रहा है, बट वो मूर्ति बनाई गई है एक वीर बहादुर वीरा पासी जी के लिए। 1857 में बोला जाता है कि इन्होंने एक बलिदान देके देश की पहली क्रांति जो 1857 की क्रांति थी उसमें योगदान दिया था। और ये इतना बड़ा योगदान हो सकता है, समझ रहे हैं कि एक मोरल विक्ट्री भी है लोगों के लिए, कि भाई एक समाज जिसको तथाकथित बोला जाता है कि वो एक वर्ग से आता है, उसके पास ये राइट्स हैं, ये राइट्स नहीं हैं। हम इन चीज़ों में नहीं मानते हैं, हमारा मानना है कि सब कुछ इकोनॉमी के बेसिस पे होता है।
बट हमारी थ्योरी क्या है, कभी और बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ और जने देखे वाले हुई जाए, तो ये सब बोला जाए तो लोगों को समझ में आवे, कुछ रिस्पॉन्स दें, तो ये गूढ़ बातें फिर कब होए। तो हम ये बोल रहे हैं कि लेकिन इससे अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करती है तो उसके लिए एक मोटिव होता है। अगर आप नहीं सुने हैं तो ये जानते होंगे, कांग्रेस को बोला जाता है कि वो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिमों की पार्टी थी। इन तीनों का वोट लेके वो जीता करती थी। तो बंगाल चुनाव के बाद अब कांग्रेस को एक आस आ रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर वो उसकी तरफ सब आएगा, क्योंकि अब लोगों को क्या लगेगा कि भाई जो रीजनल पार्टियां हैं वो हमको नहीं बचा सकती बीजेपी से, क्योंकि एक नेचुरल एनिमी लोग मानते हैं जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अब इस पे आपका रिएक्शन हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ। सबकी पॉलिटिक्स होती है, सबकी चॉइस होती है। एवरीवन इज ओपन टू देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम कोनो पॉलिटिकल पार्टी से पैसा नहीं ले, जब पैसा ले लेब तो बड़ाई करब। अब हम पैसा ले ही नहीं है, और एकरे थ्रू बतावा चाहत है सपा वाले का, बसपा वाले का, कांग्रेस वाले का, बीजेपीओ वाले का कि भाई जे पैसा दे तो आई जा, हम बड़ाई कई देब। तो कांग्रेस अपार्ट फ्रॉम द जोक्स कि कांग्रेस एक उस वोट बैंक को कैप्चर करना चाह रही है, उस गैप को, वॉइड को कैप्चर करना चाह रही है। तो आप इसको इस तरह देखें कि एक बैक टू द वेदास वाली कहानी हो रही है, कि आप उस पे जाएं जो आप करा करते थे। एक अच्छी चीज भी है, बट कांग्रेस को ये भी समझना पड़ेगा कि अब नेट के जमाने में चीजें बहुत फेयर एंड ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज ऑन ग्रे मोड, खास कर कि आज के ज़माने में। तो जब आप कमेंट कर रहे हैं कि हम इकोलॉजी लॉस का बीजेपी करेगी, क्योंकि वो अगर एक मिलिट्री पोर्ट या कमर्शियल पोर्ट बना देती है किसी एक पार्ट में इंडिया के, तो वहाँ पे 10 लोग बोलने वाले हैं कि उससे हमारा कितना फाइनेंशियल गेन होगा और उससे हमारा कितना सिक्योरिटी गेन होगा, कि हमारे आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है। जैसे श्रीलंका में लोग बताते हैं चाइना का लिसनिंग पोस्ट है, हमारे ऊपर चाइना का लिसनिंग पोस्ट है, मलेशिया में ये है, वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे नहर बन रही है, तो हमको वहाँ पे एक एडवांटेज है बनाने का। तो लोग बनाने के लिए बैठे हैं। एंड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर एनी इंडियन। इट्स नॉट अबाउट इकोलॉजी व्हेन द कॉस्ट ऑफ नेशन फ्रीडम एंड पावर। यहाँ वीर भोग्य वसुंधरा है। वसुंधरा को वीर ही भोगता है, क्योंकि वो वीर उसको बचा सकता है। तो कांग्रेस को ये भी समझना पड़ेगा कि आप अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीक होके या ऐसे बयान देके आप नहीं मासेस के दिल में जगह बना सकते। मैं अपना एज अ वोटर बता रहा हूँ कि मेरे दिल में नहीं बना सकते, मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ। आपको आके नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे में बीजेपी से 2 कदम आगे आके खड़ा होना पड़ेगा। बीजेपी ये नहीं करी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आपका जो वोट बैंक है उस पे फोकस करिए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। ब्राह्मण, दलित एंड मुस्लिम, बट नेशनल सिक्योरिटी के मामले में 2 कदम आगे खड़े रहिए। S-500 क्यों नहीं खरीद रहे हो? Su-57 क्यों नहीं ला रहे हो? हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है भाई। 10 साल हो गया, अब तो 10 साल हो गया ना, मुझे 15वां साल चल रहा है ना, हमको लग रहा है 15 साल हो गया, आप खरीद क्यों नहीं रहे? हम कहिए कि हम तो नहीं किए भाई, हमको सब लोग बाहर निकाल दिए 15 साल से, 2014 के बाद नहीं आए हम। बट आप क्या कर रहे हो? नेशनल सिक्योरिटी इज द की टू इंडियन मासेस। कोई भी आदमी, महिला, बच्चा आपको नहीं पसंद करेगा अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को मजाक में लेके चल रहे हो। हम कह रहे हैं कि आपके 10 सीट बढ़ जाएंगे, आप ये मुद्दा उठा दीजिए जाके जोर शोर से, कि केवल वहीं क्यों, दूसरे साइड पे तो हमारे केरला साइड भी तो हमारे आइलैंड है, वहां पे बनाइए, वहां पे भी बनाइए आप।
श्रीलंका से एक पोर्ट लेके उसके बगल ही बना दीजिए। और आपको अपनी आइडियोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। कांग्रेस कांग्रेस के जो नेता हैं, अगर वो पहुँचा पाएँ अपने सुप्रीम लीडर तक, तो उनको ये पहुँचाइए। अगर कोई सुन रहा है तो ये पहुँचाइए। देखिए, बड़े कॉमन सी बात है कि मैं एक बात जो कर रहा हूँ कि कोई भी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अगर आपको लगेगा कि वो आप इधर-उधर कर रहे हैं, तो आपको वोट नहीं देगा। आप कुछ भी कर लीजिए। ख़ासकर ब्राह्मण और दलित तो नहीं ही देंगे आपको, चाहे जो हो जाओ, क्योंकि लड़ कौन रहा है भाई? सेना में यही तो बच्चे हैं हमारे, गाँव के बच्चे ही तो जा रहे हैं। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा कांग्रेस वालों। और थोड़ा बयानबाजी बच्चों भैया, किसी को भी आप बोल दोगे कि तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो, वो हेन-तेन हो, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। आपकी भी सरकारें नहीं हैं। आप वाले भी ऐसे कोई बहुत दूध के धुले थे नहीं। तो फिर वो तुरंत पलट के जाते हैं। तो पहले तो ये मत रखिए कि भैया हम हार गए, हम नहीं कर रहे थे काम। बट आप 15 साल से आप कर लो अब। और दूसरा, अपफ्रंट आके लड़िए। ऐसा तो है नहीं पैसा कोई कमी है। अगर आप अगले 10 साल भी चुनाव में नहीं आते हो जीत के, तो आप ममता बनर्जी की तरह आपकी हालत हो जाएगी पार्टी की। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 15 साल से नहीं होगा। अगर 15 साल भी सरकार नहीं आती है, तो देयर इज़ नथिंग गोइंग टू हैपन ऑन योर लाइफ़स्टाइल। So at least fight the war right way, like बीजेपी डिड इन बंगाल। वो 20 साल वेट किए, 25 साल वेट किए, राइट मुद्दों पे लड़े, वहां पे जीते भयंकर। इस तरह आपको भी राइट मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। उसमें नेशनल सिक्योरिटी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। आप उसको करेक्ट करिए। आपके वकील ऐसे मुद्दों पे ना लड़ें जो एंटी नेशनल लोगों को लग सके, या रिलीजियस बायस लग सके लोगों को। भाई कपिल सिब्बल जी अगर एक आध दो केस नहीं, जैसे सबरीमाला का केस फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो एग्जांपल ले लेते हैं, शायद उसमें नहीं है कपिल सिब्बल जी, बट अगर उसको कपिल सिब्बल जी नहीं लड़ेंगे तो ऐसा नहीं केस नहीं लड़ा जाएगा, कोई ना कोई जो लड़ेगा ही। कपिल सिब्बल ही क्यों फेस बने, कांग्रेस ही क्यों फेस बने। और जहां तक बात है बीजेपी की बात आते हैं, तो बच्चों से लड़ाई करके या भविष्य से लड़ाई करके अपने नेताओं को, छुड़भइयन नेताओं को बचा के आप नहीं रह पाएंगे। लोग आपको नेशनल नेशनल मुद्दों पे, सिक्योरिटी के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, बट इस कॉस्ट पे नहीं कि आप उनके साथ बेईमानी करें या इतना एरोगेंस आ जाए कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है। यूजीसी एक्ट आ जा रहा है, आपके नेता कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। आईटी एक्ट और ये सब मिनिस्ट्री एक ही संभालना है। तो भैया नेता चुनने के लिए हम किए हैं, आपको आईएएस ऑफिसर रखने के लिए नहीं कोई चुना है। हमने आपको नेता चुना है। अगर हमको सरकार चाहिए होती तो हम अधिकारी ही ना चुन लेते कि भाई ये प्रतापगढ़ वाला बढ़िया आईएएस है, इसको बना दो प्रधानमंत्री, यहाँ वाला एसपी अच्छा है, इसको बना दो ये वाला मंत्री, सुरक्षा मंत्री, ये आईआरएस वाला ज्यादा घूस लिया है, इसको बना लो इनकम टैक्स अधिकारी, सॉरी इनकम टैक्स ये मंत्री। तो नहीं, सरकार अगर चुन रही है तो नेताओं के लिए चुनी है। नेता और अधिकारी में अंतर होता है। अधिकारी का काम ही था वो लोगों को दमनकारी नीति के वो जन्मा हुआ वो पूरी प्रणाली है, जहाँ पे नियम कानून के नाम पे लोगों को दबाया जाए। उनका जन्म ही उसी लिए हुआ है और आप उनसे सरकार चलाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। और आप लोगों को ये मायावती जी से सीखना पड़ेगा। मायावती जी की सरकार में अधिकारी, केवल अधिकारी अपने ऑफिस तक ही था, उसके बाहर नेता ही संभाला करते थे और बहुत बढ़िया संभाला करते थे। लास्ट के फेजेस में जो कुछ हुआ उसमें अधिकारियों की कितनी मिलीभगत वो आई, क्योंकि नेताओं ने जो उनके धोखाधड़ी की उनके साथ। अब मुझे तो यही लगता है कि बैक स्टैबिंग हुई मायावती जी के। मायावती जी संज्ञान में नहीं था, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है जहाँ पे अधिकारियों की हत्याएं होंगी या एक दूसरे को अधिकारी मरवाएंगे। बट मैं नहीं लगता कि अधिकारी को इतनी पावर थी मायावती जी के टाइम कि वो इतना बड़ा घोटाला नेताओं के साथ मिलकर चला सकते थे। फिलहाल जो अभी की सरकार है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि
लोगों ने आपको चुन के भेजा है एज़ अ नेता, अधिकारी को नहीं चुना है। अधिकारी सरकार ना चलाएँ, अधिकारी केवल सजेस्ट करें। जो इकरा जी के साथ घटना हुई है, अब हो सकता है वो अपोज़िशन की भाई लीडर हैं वो कोई काम करवाने गई थी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद किसी को लेके जाए और वहाँ का एसपी उसको डाँट के भगा दे। भाई कोई गुंडागर्दी करने गई होती तो हम बात मान सकते थे। अगर कोई हेल्प करवानी जेन्युइन हेल्प कराने गई हैं, तो कैसे कोई भगा सकता है? कतई गलत चीज़ है। तो अधिकारियों को सरकार चलाने की नहीं देनी चाहिए परमिशन। सरकार से याद आया भैया, कांकरोच जनता पार्टी खुल गई है। अब हम क्या बताएँ, बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। चलो इस कांकरोच आने से पहले हम एक और कहानी बताते हैं। तो हम बताएँ जैसे कि हम भैया नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, यहाँ पे आके मज़दूरी कर रहे हैं और थोड़ा यहाँ पे आए दिन भर बैठा रहना पड़ता तो मोटाई बढ़ गई थी। तो हम टहलने जाना स्टार्ट किए, भाई गरीब आदमी यही करता है कि वो टहलने जाने लगता है। जिम का ₹4000 फिर वो सप्लीमेंट देंगे, फिर वो थकावट भी लगती है, फिर हमको लगा पहले भाई हम खुद का तो एक रूटीन बना लें जहाँ पे हम टहलने जाएँ, फिज़िकली एक्टिव हों। हम टहलने जाना स्टार्ट किए। यहीं कुछ हमको लगता है 300 मीटर पे एक पार्क है, सरकारी पार्क है। मुंबई के एक ठीक-ठाक एरिया में पार्क है ये। हमको बच्चे जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं, आंटी-वांटी आती हैं, वही आ रहे हैं। उसके बाद 12 की उम्र के ऊपर लड़कियाँ ग्रुप में टहल रही हैं, लड़कियाँ लड़कों के साथ टहल रही हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऐज फ्रॉम अबव 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल। इससे ज़्यादा उम्र हमको नहीं लग रही बच्चियों की। हो सकता है उसमें कुछ भाई हों, बट मैक्सिमम भाई नहीं लगते। भाई कोई मेरी भी बहन है, हम कंधे पे हाथ रख के सेकंडों के हाथ रखेंगे, मिनटों के लिए हाथ रखेंगे, बस हटा के कायदे से टहलेंगे ना। और समझना चाहते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं छपरीपन है, इसको रोकना चाहिए एज़ अ सोसाइटी हमको। लोग बोलेंगे कि ठीक है उनकी लाइफ़ उनकी मर्ज़ी, नहीं भैया हमारी सोसाइटी में पढ़ नहीं रहे हैं लड़के। जिस लड़के को 15 साल की उम्र में जाके गणित लगानी चाहिए, जिसको विज्ञान जाके पढ़ना चाहिए, रटना चाहिए, वो पार्क में किसी बच्ची के साथ टहल रहा है, ये शोभा नहीं देता, जिसको तैयारी करनी चाहिए अपने जीवन की। लड़कियों को भी यही करना चाहिए, हम नहीं बोलते कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एक ग्रुप आता है छपरियों का भाई, लड़के हैं अजीब-सी चेन पहन के 12-12, 13-13 साल के, हमको 12-13 नहीं उन्होंने बड़े होंगे कुछ, 15 साल, 16 साल, 18 साल मैक्सिमम। इससे बड़ा कोई नहीं है 18 साल से हमको लगता है उसमें। चेन पहने हुए हैं, सिगरेट पी अरे हम सब देखे हुए हैं सब। एक शेर नहीं है, बता दूँ अपनी जवानी के किस्से तो आजकल के लौंडे पैर दबाने लग जाएँ। तो यही हाल मेरा भी है, बट वो लड़के छपरीपन में उतरे हुए हैं भाई। इनकी कोचिंगें नहीं चल रही, इनको पढ़ाई नहीं करनी है। तो हम अब अवधि में चेंज कर रहे हैं कि भैया हमरे किया जे मज़दूरी करे आवा हा, यूपी से, बिहार से, अवधी रीजन से, अपने बेटवा-बिटिया के साथ आवा हा, यहाँ मज़दूरी करता हा। संझा के जूनी अपने गधेले का ननी करे द्या, पढ़ावा सुबेरे भेजा। अगर उनका बहुत टहले के शौक यह है, तो सुबेरे भेजा भाई। संझा के 1 घंटा के एकदम मोबाइल चलाएला, माइंड फ्रेश करे बिना अगर पढ़े में इतनी दिक्कत हो संझा के जरूर भेजा। छपरीपन जिनकर आवा, कोनो भविष्य नहीं है छपरीपन के। और इंस्टाग्राम बंद करवावा सबसे पहिले। हम अपनो डिलीट मार देही, अपने मेहररुओ के डिलीट मरवा देही इंस्टाग्राम। हाँ, तुम्हारा चलाए लेते वो टाइम पास में, लैपटॉप में डाले यही लॉगिन वहाँ काठी देखे के रहा था, पुराना मैटर है, फोटो देख ली तनी संतुष्टि मिले।
बट बाकी अपने मेहरारू बंद कराई, अपनों बंद कराई, मम्मियों बंद करवाए दे यही। पिताजी हमरे चलो बे नहीं करते नहीं तब। तो ये सब ना हो चाहिए। और छपरीपन का एक हालात ये है कि एक कांकरो जनता पार्टी आई। तो कहाँ हम अभी बहुत स्टडी नहीं किए, बट लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता है जिसने स्टार्ट किया है, यूएस में रह रहा है। तो छपरीपन हमसे काहे का जोड़त है, ये बिना जोड़त है उनका ससुर एक ठे वीडियो बनाए कहें कि बीजेपी के ट्विटर पे जाके लोगों को अनफॉलो कर दीजिए। तो हम सुने थे कभी कि हमारे यहाँ एक लड़का था जो अगर लड़ाई कर लो तो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता था, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देता था। पीएचडी की हालत है, हम बता रहे हैं, पीएचडी का लड़का था मेरे एज का, अभी हमारे साथ ही पास आउट हुआ है, काम कर रहा है ठीक ठाक। जहाँ कभी सुनेगा या देखेगा तो जान जाए किसकी बात हो रही है। तो वो ये हाइक करता था तो हम लोग उसको छपरी बोलते थे। तो ये छपरी वाली हरकत काकरो जनता पार्टी कर रही है। भैया ठीक है, तुम अगर पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, ठीक है, हम कह रहे किसी से एफिलिएशन है भी एक्स वाई जेड से, तो ये छपरी बने कि इसको अनफॉलो कर दो, उसको फॉलो कर दो, आओ जमीन पे लड़ो। अगर केवल फॉलोवर से जीते जाते तो राहुल गांधी जी का शायद बयान है, हम गलत हो तो आप लोग सही करिएगा, राहुल गांधी जी माफ करिए, हमको याद नहीं आ रहा, बट हमको लगता है आपने कहा था, कहीं तो पढ़ा था हमने कि आई हैव मोर फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर और समवेयर एल्स सम सोशल मीडिया, बट आई एम नॉट विनिंग कंपेयर टू बीजेपी। तो यही है कि भैया चुनाव जमीन पे लड़ा जाता है, वोट गांव का आदमी देता है, इंस्टाग्रामर नहीं देता है। इंस्टाग्रामर से कितना आप जी सकते हो, जाके देखो, लोग लड़े हैं, बड़े बड़े एक्टर्स और लोग हारे हैं। तो आपको नीचे आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, सब विजय नहीं है जो तुरंत ही आप सीएम बन जाएंगे। आपको जो और इतने बड़े आप पॉलिटिकल माइंड भी नहीं है ना, उनसे बड़े हो गए हैं हमारे बिहार वाले से। तो ये सब नहीं चलता है, आपको जमीन पे आने पड़ेगा, इंडिया में आना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। काशीराम जी कहा करते थे, पहला हारे दूसरा हराए तीसरा जीतना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये पंचवर्षीय योजना, एक पंचवर्षीय योजना पाने के लिए 15 साल यानी 3 पंचवर्षीय आपको खराब करनी पड़ती है अपनी। तो यही उनके लिए है एडवाइस, जमीन पे आइए, लड़िए, मुद्दे बनाइए। अच्छी बात है कि पोजीशन आ रही है जहाँ पे लड़के नए हैं। अनफॉलो अनफॉलो करने कुछ नहीं होता है, लुटवा कुछ नहीं होगा आपका। तो यह है दूसरा फनी बात। एक तो न्यूज आई कि एसबीआई बंद रहेगा 23 से 28, तो सुनाई पड़ा 23 24 शायद सैटरडे संडे पड़ रहा है। 25 लोग छुट्टी मान लेंगे, 25 26 27 कुछ स्टेट में 2 दिन की बकरीद की छुट्टी है। तो 23 से 28 लंबी छुट्टी है। आप लोग भी ये फॉलो करना चाहें तो करिए। अगर आपके स्टेट में 2 दिन छुट्टी मिल रही, वरना एक दिन छुट्टी मिली 27 को भी, फिर भी तो ठीक ही, 28 लौट आइएगा। तो ये बड़ा छुट्टी मिल सकती है इसके लिए। तो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं। बाकी सभी को प्रणाम, और जैसा भी लगे वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।